नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे पर्यावरणीय मुद्दों की। पर्यावरणीय मुद्दे, और पर्यावरणीय मुद्दे आपको पता ही है, करंट से संबंधित मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, लगातार चर्चा में चलते रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? प्रदूषण की। तो प्रदूषण वाला पार्ट, हम पर्यावरणीय प्रदूषण वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। फिर एक और आपका बात आती है, इसको बोलते हैं हम ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लेशन। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। गार्डनर नामक एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन का बहुत बड़ा छिद्र देखा था। तो तब से ये चर्चा में आपका रहता है, ठीक है। गार्डनर और फॉरमैन के द्वारा देखा गया था। तो ओजोन क्षरण वाला इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है वैश्विक तापन, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहा जाता है। तो ये पार्ट इसमें रहेंगे। तो देखिए, हम बात करें ओजोन डिप्लेशन की, तो अभी हम हेडिंग डालेंगे किसको लेकर? ओजोन क्षरण या ओजोन डिप्लेशन, ओजोन क्षरण। तो देखिए, ओजोन क्षरण या ओजोन डिप्लेशन की हम यहां पर बात करें तो पहले ओजोन जान लेते हैं क्या है। तो देखिए, ओजोन आपको पता ही है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है, O2 O3 जिसको कहा जाता है। और आपको पता ही है कि यह समताप मंडल में पाई जाती है और 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे 90% इस गैस की कंसंट्रेशन यहाँ पर पाई जाती है। तो 90% ओजोन गैस समताप मंडल में आपकी दिखाई देती है। और ओजोन गैस क्या करती है, अब ये भी जानते होंगे सब लोग, ओजोन गैस क्या करती है कि जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो सौर विकिरण आपका आता है, उससे 3 मुख्यतः विकिरण आते हैं। एक तो दृश्य तरंगें होती हैं, एक अवरक्त तरंगें होती हैं, और एक आपकी होती हैं पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। तो इन अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन गैस क्या करती है? अवशोषित करने का काम करती है, जो पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती, और जो जैव मंडल है उसको सुरक्षा मिल जाती है। तो ध्यान रखना, ओजोन परत को जैव मंडल की सुरक्षा परत भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें पहले तो ओजोन की, तो ध्यान रखें ओजोन क्या है? ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के 3 अणुओं, तो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? O3 बोलते हैं। O3 से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ओजोन गैस, ओजोन गैस समताप मंडल में, समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 15 से 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है, ठीक है। और इसी में एक और पॉइंट आपका बन जाता है, तो ध्यान रखना 90% ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो 90% ओजोन गैस कहाँ है? समताप मंडल में पाई जाती है। इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल को ओजोन मंडल या ओजोनोस्फीयर,
ओजोन मंडल भी कहते हैं। इस तरह की स्थिति बनती है। ठीक है, तो ओजोन मंडल या ओजोन मंडल को या समताप मंडल, इसमें सबसे ज़्यादा ओजोन गैस की उपस्थिति होती है। और ओजोन गैस ध्यान रखना बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन बिखरी हुई अवस्था में है, इसलिए 90% एरिया जो है इसमें पाया जाता है। तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये भूपृष्ठ है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर इस तरह से मंडल पाए जाते हैं। जैसे ये वाला हो गया आपका क्षोभ मंडल, और इसके ऊपर समताप मंडल, इसके ऊपर मध्य मंडल, इस तरह से मंडल हैं। तो यहाँ पर जैसे ये वाला भाग है, इसको क्षोभ मंडल कहते हैं, इसके ऊपर वाला भाग समताप मंडल है, और इसके ऊपर मध्य मंडल है, ऊपर आयन मंडल है। इस तरह से मंडल दिखाई देते हैं। तो इस समताप मंडल में ये गैस पाई जाती है, ओजोन गैस की मात्रा 90% इसमें पाई जाती है। अब सौर विकिरण है, सूर्य से जो विकिरण आपका आता है, तो सौर विकिरण जो आता है, तो इस सौर विकिरण को, जिसके अंदर जो आपकी 3 तरह की तरंगें पाई जाती हैं सौर विकिरण के अंदर, तो ध्यान रखना इसमें एक और रेडिएशन होता है, इसको बोलते हैं यूवी रेडिएशन या पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, तो पराबैंगनी किरणों को ये क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, अवशोषित। तो जब पराबैंगनी किरणें यहाँ अवशोषित हो जाएगी तो जैव मंडल बच जाएगा। तो ध्यान रखना, इसीलिए ओजोन परत को हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल की सुरक्षा परत कहा जाता है। जैव मंडल की सुरक्षा परत बोलते हैं, सेफ्टी लेयर कहा जाता है इसको, ध्यान रखना, जैव मंडल की, बायोस्फीयर। जैव मंडल मतलब बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधे, इससे बचाने का काम करती है। तो ये ध्यान रखें किस तरह से ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को। अब देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ रेडिएशन की, तो सिंपल सी बात है, सूर्य से जो विकिरण आता है, इसका स्पेक्ट्रम अगर देखा जाए, इसका स्पेक्ट्रम अगर आप देखें, देखिए इस तरह से देखते हैं, सूर्य से आने वाला जो विकिरण है, इसके स्पेक्ट्रम की मैं बात करूं, इसके स्पेक्ट्रम की बात करूं, तो देखिए यहां पर ये वाला जो भाग है, ये तो विजिबल रेज कहलाता है। 3 प्रकार की स्थिति बनती है। देखिए यहां से मान लीजिए स्पेक्ट्रम है सूर्य का, ये सूर्य है, तो सूर्य से मान लीजिए इस तरह से एक स्पेक्ट्रम, सूर्य से ये दूसरा स्पेक्ट्रम, और यहां पर हम बात करें तीसरा स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहां से यहां तक वाला जो स्पेक्ट्रम होता है, इसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दृश्य, विजिबल रेज कहा जाता है। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, दृश्य किरणें। और दृश्य किरणें आप जानते ही हैं, ये 7 भागों में विभाजित होती है, 7 रंगों में विभाजित होती है। इसको आप जानते हैं VIVGYOR, ये स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, वायलेट हो जाएगा, VIVGYOR। ठीक है, ये दृश्य किरणों वाला विकिरण होता है, जो आपका कितना होता है, 400 नैनोमीटर से, 400 नैनोमीटर से ये 700 नैनोमीटर तक होता है। 700 नैनोमीटर तक का तरंग दैर्घ्य होता है। अब ये जो R है, इस R से ज्यादा, R से बड़ा तरंग दैर्घ्य होगा, तो इसी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं इंफ्रारेड। क्या कहलाएगा, इंफ्रारेड कहलाएगा, या अवरक्त किरणें कहलाएगा, अवरक्त किरणें।
तो इस रेड से बड़ा स्पेक्ट्रम होगा, इसलिए इसको अवरक्त बोल देते हैं। और इधर वायलेट है, और वायलेट से अगर कम हो जाएगा तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, अल्ट्रा वायलेट बोल देते हैं, अल्ट्रा वायलेट। तो यहां से यहां तक जो रेडिएशन होगा वो क्या कहलाएगा, वो यूवी रेज कहलाता है, अल्ट्रा वायलेट। और यूवी रेज भी 3 तरह की होती हैं, 3 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं यूवी रेज के भी, ठीक है। एक होता है यूवी, यहाँ से अगर देखें तो एक होता है यूवी सी, एक होगा यूवी बी और एक होगा यूवी ए। तो अल्ट्रा वायलेट का जो स्पेक्ट्रम होता है ये 3 भागों में डिवाइड होता है, अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी और अल्ट्रा वायलेट सी। यहाँ से भी पूछा जाता है इनमें से सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सा होता है। और ए बी सी अगर आपको दे दें, 3 तरह के ऑप्शन दे दें कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरणें सर्वाधिक हानिकारक होती हैं, तो ध्यान रखना सबसे कम ए होती है और सबसे ज़्यादा हानिकारक सी होती है। तो सी जहाँ पर ध्यान रखना सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, जो 400 से यहाँ पर 400 है, 400 के बाद ये 315 नैनोमीटर का स्पेक्ट्रम होता है, 315 नैनोमीटर का होता है, ये 280 नैनोमीटर का हो जाता है, और ये सबसे कम हो जाता है लगभग 100 नैनोमीटर का, ठीक है। तो इस आधार पर देखा जाए तो सबसे हानिकारक कौन सी होती है, UVC होती है। तो ध्यान रखना अल्ट्रा वायलेट सी, UVC किरणें सर्वाधिक हानिकारक होती हैं, सर्वाधिक हानिकारक होती हैं। तो ये जान गए क्या इंफ्रारेड है और क्या अल्ट्रा वायलेट है। तो रेड से बड़ा इंफ्रारेड और यहाँ से वी से छोटा अल्ट्रा वायलेट कहलाएगा। इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखें ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। तो ये स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया। अब देखिए स्पेक्ट्रम के बाद हम बात करें ओजोन गैस की। तो ओजोन गैस को ध्यान रखना दोनों तरीके से तोड़ा जाता है। एक तो प्राकृतिक कारकों से भी ओजोन गैस का क्षरण होता है, दूसरा मानव जनित कारकों से भी ओजोन गैस का क्षरण होता है। तो ध्यान रखें ओजोन गैस क्षरण की बात करें ओजोन गैस क्षरण। अब ओजोन गैस क्षरण ध्यान रखना दोनों तरीके से टूटती है। एक तो प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक और दूसरे हैं मानव जनित कारक, मानव जनित कारक, ठीक है। तो प्राकृतिक तरीके से कैसे टूटी जाती है इसकी हम बात करें तो प्राकृतिक कारकों से ध्यान रखना कौन सी तोड़ देती हैं, सूर्य की किरणें या जो यूवी रेज होती हैं ये इसको तोड़ती है, ठीक है। और मानव जनित कारक की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें आ जाती हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या अन्य जो आपके हैलोजन्स आ जाते हैं वो तोड़ने का काम करते हैं, तथा अन्य हैलोजन्स, ठीक है। अब देखिए जान लेते हैं किस प्रकार से प्राकृतिक कारक इसको तोड़ने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए प्राकृतिक कारकों की बात करें तो आपको पता है कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए ये क्षोभ मंडल है और क्षोभ मंडल के ऊपर ये समताप मंडल है, ठीक है। तो समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है और यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से ओजोन गैस है, ये ओजोन गैस है, ठीक है। तो दिन के समय क्या होता है, अगर हम बात करें एट डे टाइम, दिन के समय सूर्य का प्रकाश इन
इस परत पर पड़ेगा। ये परत कौन सी है? समताप मंडल की बात हो रही है, समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है। तो दिन के समय जब पराबैंगनी किरणें इस ओजोन गैस से टकराती हैं, दिन के समय जब पराबैंगनी किरणें इस ओजोन गैस से टकराएगी तो इस ओजोन गैस को क्या करती है? तोड़ने का काम करती है। दिन के समय इसको तोड़ देती है। तोड़ने के बाद एक तो ऑक्सीजन बन जाती है और एक नवजात ऑक्सीजन बन जाती है। केवल O का मतलब है नवजात ऑक्सीजन। ऐसे ये भी टूट जाएगी, ऑक्सीजन बन जाएगी, नवजात ऑक्सीजन बन जाएगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन, तो यूवी रेडिएशन के प्रभाव से ये क्या है? यूवी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन। तो यूवी रेडिएशन के प्रभाव से ओजोन गैस टूटकर O2 और O में परिवर्तित हो जाती है। O2 तो ऑक्सीजन हो गया और खाली O की बात करें, ध्यान रखना, O2 तो हो गया ऑक्सीजन और केवल O, सिंगल O जो है वो कहलाता है नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन या नेसेंट, ठीक है। तो सामान्य तरीके से, प्राकृतिक तरीके से दिन के समय यूवी रेडिएशन ओजोन गैस को तोड़ने का काम करता है, लेकिन रात्रि के समय जैसे ही तापमान कम होता है, रात्रि के समय तापमान कम होता है तो ये ओजोन गैस फिर से जुड़ जाती है, O2 और O फिर से जुड़ जाते हैं और फिर सुबह के लिए पराबैंगनी किरणों से टकराने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर से ओजोन गैस बन जाएगी। और ये घटना कब हो रही है? ये तो दिन के समय हुई, ये घटना दिन के समय, और ये घटना कब होती है? रात्रि के समय। तो प्राकृतिक रूप से क्या होता है कि दिन के समय ओजोन गैस टूटती है और रात के समय द्वारा से निर्मित हो जाती है, फिर सुबह के लिए तैयार हो जाती है लड़ने के लिए पराबैंगनी किरणों से। लेकिन यहां पर मनुष्य ने क्या किया? मानव ने अपनी हरकतें शुरू कर दी। मानव ने क्या किया कि ऐसी गैसों का उत्सर्जन शुरू किया जो ओजोन गैस से क्या करती हैं? जुड़ने का काम करते हैं। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। ये तो प्राकृतिक रूप से ऐसा हो रहा है। अब मानव ने क्या किया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन चालू किया, और मानव जब CFC का उत्सर्जन चालू करेगा और CFC जैसे जैसे ऊपर जाएगा और जहां तापमान -50 से -80 डिग्री पहुंचा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो अणु है वो विखंडित हो जाता है। क्लोरीन अलग हो जाता है, फ्लोरीन अलग हो जाता है। और जैसे ही क्लोरीन और फ्लोरीन अलग होता है, क्लोरीन तुरंत नवजात ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा। फिर एक और नवजात से बनेगा, क्लोरीन डाइऑक्साइड बनाएगा, फिर ऑक्सीजन अलग कर देगा, फिर से दूसरे से जुड़ जाएगा। तो लगभग एक CFC का मॉलिक्यूल 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो ये जो CFC है ऊपर जाके क्लोरीन अलग हो जाता है और फ्लोरीन अलग हो जाता है। अब जैसे ये क्लोरीन अलग हुआ, ये क्लोरीन किसके साथ जुड़ जाता है? नवजात ऑक्सीजन के साथ। सामान्य परिस्थितियों में ये द्वारा जुड़ जाते हैं, लेकिन क्लोरीन इसके साथ जुड़ने की अधिक क्षमता रखता है, तो नवजात ऑक्सीजन तुरंत ClO से जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये स्थिति बनती है। तो ये क्लियर हो गया होगा, ये प्राकृतिक रूप से। लेकिन मानव के द्वारा हम बात करें, मानव द्वारा ओजोन क्षरण, ठीक है। अब मानव के द्वारा देखिए जो ओजोन क्षरण होता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जैसे ही O3 टूटती है, ध्यान रखना, मानव ने क्या उत्सर्जित किया? मानव ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित कर दिया, CFC। मानव के द्वारा क्या हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कर दिया मानव ने। अब मानव ने जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन किया तो ये वायुमंडल में चली जाएगी। ये कहाँ चली गई? वायुमंडल में।
वायुमंडल में जैसे ही तापमान -50 से -80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, -50 से -80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, ये जो CFC है, CFC से क्लोरीन अलग हो जाती है और फ्लोरीन अलग हो जाती है। क्लोरीन अलग हो गई और फ्लोरीन अलग हो गई। ठीक है, अब जैसे ये क्लोरीन अलग हुई और रात्रि के समय ऑक्सीजन O3 टूट चुका है ऑलरेडी, O3 किस में कन्वर्ट हो गया है, O में और O2 में। यहां पर आकर क्लोरीन जुड़ जाती है, क्लोरीन जुड़ जाएगी तो इससे क्या बन जाएगा, ClO बन जाएगा। फिर एक और नवजात से जुड़ जाएगी तो ClO2 बन जाएगा। फिर ये टूट जाएगी, क्लोरीन अलग हो गया, O2 अलग हो गया, फिर क्लोरीन O से जुड़ जाएगा, फिर ClO बना देगा, फिर एक और O जुड़ जाएगा, ClO2 बन जाएगा। तो निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है, निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये स्थिति बनती है। इसी वजह से आप देखेंगे ओजोन छिद्र सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका पर ही क्यों बनता है, क्योंकि अंटार्कटिका पर एक तो गैसें जो है वो सांद्रित होती हैं, दूसरा तापमान कम रहता है, और तापमान कम रहेगा तो CFC टूट जाएगा, और CFC टूटेगा तो सिंपल सी बात है, कम तापमान जहाँ पर होगा वहीं पर ज़्यादा टूटेगा, और वहाँ पर ये क्या करता है, अंटार्कटिका पर छिद्र करने का काम करता है। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो ये ध्यान रखना, आपको इस तरह की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, ये याद रखें, एक पॉइंट यहाँ मैं लिख देता हूँ, CFC का एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को 1,00,000 अणुओं को तोड़ने की क्षमता रखता है, तोड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो 1,00,000 अणुओं को तोड़ने की क्षमता ये रखता है एक उसका CFC का मॉलिक्यूल। ओजोन क्षरण मैंने बताया CFC करता है तथा अन्य हैलोजन करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोब्रोमोकार्बन, मीथेन, NO2, आर्गन, ये सारे के सारे ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ध्यान रखना, ओजोन क्षरण CFC तो करता ही है, ओजोन क्षरण ध्यान रखना CFC करता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो करता ही है तथा अन्य हैलोजन्स जैसे आप लोगों को बताइए होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हैलोजन्स कहलाते हैं। तो इसमें जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोब्रोमोकार्बन है, मीथेन है, तो अन्य हैलोजन्स हो जाएगा, CFC हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए क्लोरोब्रोमोकार्बन है, ब्रोमोकार्बन, क्लोरोब्रोमोकार्बन इसके अंदर आ जाएगा। मीथेन है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी इसको तोड़ने का काम करती है। इसके अलावा आर्गन गैस आदि ये चीज़ें हैं। ठीक है, ब्रोमीन की मैं बात कर रहा था। ब्रोमीन ध्यान रखना फ्लोरीन की तुलना में अधिक ओजोन क्षरण करती है, लेकिन वायुमंडल में ये क्या होती है, कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख देना नोट करके, कभी पूछा भी जाता है तो ब्रोमीन फ्लोरीन की तुलना में अधिक
ओजोन क्षरण करती है, अधिक ओजोन क्षरण करती है, लेकिन वायुमंडल में यह कम मात्रा में पाई जाती है, कम मात्रा में पाई जाती है। तो कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसकी जो कई गुना करने की क्षमता पाई जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें ओजोन के बारे में आपने जान ली। अब देखिए हम बात करें ओजोन गैस के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो ओजोन गैस कई प्रकार के प्रभाव डालती है, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रभाव हो चाहे वो अप्रत्यक्ष प्रभाव हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करें ओजोन क्षरण के प्रभाव। ओजोन क्षरण के प्रभाव। ठीक है, ओजोन क्षरण के प्रभाव। तो देखिए ओजोन क्षरण के प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रभाव, डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव का सीधा सीधा मतलब है कि परावैंगनी किरणें समताप मंडल के तापमान में क्या करती है, वृद्धि करने का काम करती है। तो ताप वृद्धि भी एक तरह का क्या है, प्रत्यक्ष प्रभाव हो गया। परावैंगनी किरणें अगर स्किन पर पड़ती हैं, लोगों की त्वचा पर पड़ती हैं, तो आप देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लोगों को भारी मात्रा में स्किन कैंसर होते हैं, त्वचा के कैंसर करने का काम करती हैं, आंखों में क्षति पहुंचाने का काम करती हैं और डीएनए को भी क्षतिग्रस्त करती हैं। ठीक है, तो इसके प्रत्यक्ष प्रभावों की हम बात करें तो सबसे पहला प्रभाव आप लिख सकते हैं समताप मंडल में ताप वृद्धि, तापो वृद्धि तापमान बढ़ाने का काम करती है। दूसरा त्वचा के कैंसर, आँखों की बीमारियां, आँखों से संबंधित बीमारियां, होती हैं आँखों से संबंधित। और ध्यान रखना डीएनए को क्षतिग्रस्त, डीएनए को क्षतिग्रस्त करती हैं, जिससे आनुवंशिक समस्याएं, पैदा होती हैं, समस्याएं पैदा होती हैं। तो आनुवांशिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है डीएनए आपको पता ही आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, और डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आनुवांशिक लक्षणों में भी क्या होगा, बदलाव आ जाएगा। अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष प्रभावों की, तो अप्रत्यक्ष प्रभावों में क्या होता है कि जैसे जो कमजोर ऊतकों वाली सब्जियां होती हैं उनको नुकसान पहुंचाती है यूवी, जैसे मटर है, टमाटर, आलू, ये जो कमजोर ऊतकों वाली सब्जियां हैं उसको नुकसान पहुंचाने का काम करती है। मछलियों के लार्वा को नष्ट कर देती है। तो अब देखिए मछलियों के लार्वा को नष्ट करेगी तो जाहिर सी बात है जो आपका क्या बोलते हैं, जो जैव विविधता पाई जाती है महासागरों के अंदर या तालाबों के अंदर, उसमें धीरे धीरे क्या होगी, कमी आती चली जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने का काम करती है। जितने भी शंकुधारी वन होते हैं, कमजोर लकड़ी वाले जो वृक्ष होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का काम करती है। मुलायम लकड़ी के वृक्षों को, पौधों की वृद्धि को रोकने का भी ये काम करती है, और ये कहें कि म्यूटेशन करने का भी काम करती है, उत्परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी होती है।
तो यहां पर हम बात करें ओजोन क्षरण के अप्रत्यक्ष प्रभाव। अप्रत्यक्ष प्रभाव, तो अप्रत्यक्ष प्रभाव में सबसे पहला तो आप लिख सकते हैं कमजोर ऊतकों वाली सब्जियों को नुकसान। कमजोर ऊतकों वाली सब्जियों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, और कमजोर ऊतक वाली सब्जियां जैसे टमाटर है, टमाटर, मटर है, आलू है आदि, इनको एक तो नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। दूसरी जो नुकसान पहुंचाती है क्या करती है, सागरीय तंत्र को नुकसान पहुंचाती है, मछलियों के लार्वा को नष्ट करती है। मछलियों के लार्वा को नष्ट करती है। तो मछलियों के लार्वा को नष्ट करने का काम करती है ये। दूसरी, अगला जो फैक्ट लिख सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने का काम करती है शंकुधारी वनों या ये कहें मुलायम लकड़ी के वनों। मुलायम लकड़ी के वनों को नुकसान पहुंचाती है। मुलायम लकड़ी के वनों को नुकसान पहुंचाती है, पौधों की वृद्धि को अवरुद्ध करती है। ठीक है, और लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं, पौधों की वृद्धि को अवरुद्ध करती है, और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन में वृद्धि करती है। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन में वृद्धि करती है। म्यूटेशन आप जानते हैं, जब डीएनए में परिवर्तन आपका हो जाता है तो नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, एक नए प्रकार का जीव आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। मतलब डीएनए में अचानक से परिवर्तन आ जाए तो ये उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, नुकसान हो गए। लेकिन आपको पता हो ओजोन क्षरण से लाभ क्या हो सकता है। तो ओजोन क्षरण से लाभ क्या होगा, पहली चीज तो ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, क्योंकि O3 टूटकर ऑक्सीजन का निर्माण कर रही है। दूसरा क्या है, डीएनए में परिवर्तन आएगा तो नई प्रजातियों की उत्पत्ति भी होगी। तो अगर पूछा जाए कि ओजोन क्षरण से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो एक दो लाइन यहां पर लिख सकते हैं, ओजोन क्षरण से लाभ। ठीक है, तो देखिए ओजोन क्षरण से लाभ की तो सिंपल सी बात आप लिख सकते हैं, पहला O2 की मात्रा में वृद्धि, ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होगी। और दूसरा क्या होगा, डीएनए के क्षतिग्रस्त होने से
क्षतिग्रस्त होने से नई प्रजातियों की उत्पत्ति, नई प्रजातियों की उत्पत्ति, इस तरह से कुछ लाभ देखे जा सकते हैं। और सिंपल सी बात हम करें तो देखिए कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूं। ये तो बेसिक चीज़ें आपने जान ली। अब इससे होने वाले संबंधित सम्मेलनों की भी हम बात करेंगे आगे। तो देखिए आपको पता होगा कि 1985 में 1985 में कुछ वैज्ञानिकों का दल था जिसमें फोरमैन तथा गार्डनर, फोरमैन तथा गार्डनर नामक वैज्ञानिकों ने 1985 में सर्वप्रथम अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र की पुष्टि की, ओजोन छिद्र की पुष्टि। तो सबसे पहले ओजोन छिद्र 1985 के अंदर गार्डनर और फोरमैन के द्वारा देखा गया और इन्होंने जब फिर दुनिया को बताया कि इस प्रकार से लगातार हम ओजोन गैस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये मान लीजिए कि उत्तरी अमेरिका के आकार का इतना बड़ा ओजोन क्षेत्र अंटार्कटिका के ऊपर बन गया था। इसके बाद सम्मेलनों का सिलसिला शुरू होता है। 1987 में आप देखेंगे 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। फिर मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन किया गया। और जब मॉन्ट्रियल सम्मेलन पूरी तरह से सफल नहीं रहा तो देखेंगे 1992 के अंदर आप देखेंगे पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है रियो डी जेनेरियो में। फिर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल किया जाता है। फिर आपका 2002 के अंदर आप देखेंगे, फिर 2002 के अंदर आपका जोहान्सबर्ग में सम्मेलन किया जाता है। तो इस तरह से फिर सम्मेलनों का सिलसिला शुरू होता है जो हम पढ़ेंगे आगे स्लाइड के दौरान। तो 1987 में, उसके बाद 1992 में रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन 22 अप्रैल को हुआ था। इसी वजह से 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद 1997 के अंदर जापान के अंदर एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें कार्बन कटौती की बात की जाती है, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। तो इस तरह से लगातार ये सिलसिला शुरू हो जाता है जिसको हम स्लाइड के द्वारा पढ़ेंगे कि किस सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए और उस सम्मेलन के अंदर क्या क्या बातों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। तो ये चीज़ें इसके अंदर आपकी आती हैं। अब देखिए हम बात करें आगे, नेक्स्ट हम बात करें तो एक और आपका मुद्दा रहता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापीकरण जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जान लेते हैं क्या है वैश्विक तापन या क्या है भूमंडलीय तापन की घटना। ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालें सब लोग, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे। मेन सम्मेलन आपके पूछे जाते हैं, वैश्विक तापन। ठीक है। तो ये जो वैश्विक तापन है या ग्लोबल वार्मिंग है या इसी को हम बोलते हैं हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव। ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग शब्द सबसे पहले बैली ब्रेकर के द्वारा दिया गया, बैली ब्रेकर के द्वारा। ठीक है। तो वैश्विक तापन शब्द जो है सर्वप्रथम बैली ब्रेकर द्वारा दिया गया। ठीक है।
और इसका शाब्दिक अर्थ है, इस वैश्विक तापमान का या ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सीधा मतलब है कि पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि। पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि, इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो पृथ्वी के औसत तापमान में जो वृद्धि होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, भूमंडलीय तापमान। ये शब्द कहाँ से आया, तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पर तापमान हमेशा निम्न पाया जाता है, वहाँ पर जो सीड्स होते हैं, बीजों को अंकुरित करने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये क्या करते थे लोग बाग के कांच का पैनल बनाते थे, एक कांच का घर बनाते थे और उस कांच के घर में मिट्टी के अंदर यहाँ पर बीजों को डाल देते थे। ठीक है, अब कांच के घर में क्या होगा कि सूर्य से आने वाला विकिरण प्रवेश तो कर जाएगा, लेकिन जो पार्थिव विकिरण है, जो वापस विकिरण जाएगा, वो कांच के घर के अंदर ही क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा। जैसे गर्मियों में धूप में कार खड़ी कर दो तो कार के अंदर का तापमान कितना ज़्यादा हो जाता है, उसकी तुलना में बाहर का तापमान इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो जब ऐसी स्थिति यहाँ पर होती थी तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होता था, पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाते थे, पौध तैयार हो जाती थी। तो ये घर जो है वो कैसा दिखाई देगा, ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट आया है, कहाँ से, यही से आया है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से। ग्रीन हाउस इसको बोलते हैं। अब यही स्थिति पृथ्वी के चारों ओर हो गई। पृथ्वी के चारों ओर क्या हुआ कि जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी से हमने विभिन्न प्रकार की गैसों का उत्सर्जन चालू कर दिया और इस गैसों के उत्सर्जन की वजह से पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल पाया जाता है, उस वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो गई। ठीक है, इसमें क्या हो गई, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि कर दी गई। ग्रीन हाउस गैसें या हरित गृह गैसें भी बोलते हैं। जैसे कौन कौन सी गैसें हो जाएंगी, मीथेन गैस है, जलवाष्प है, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जब इन गैसों की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा हो गई तो ये गैसें क्या करती हैं, इन गैसों की क्या विशेषता है कि जो सूर्य से आने वाला विकिरण होता है या जो आपतित विकिरण होता है उसको आने तो देती हैं। ये जो सौर विकिरण है सूर्य से जो आता है, इस सौर विकिरण को ये पृथ्वी की सतह तक आने तो देती हैं, लेकिन जो परावर्तित विकिरण होता है जिसको हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण, इस पार्थिव विकिरण के कारण ही तापमान बढ़ता है। इसको क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण। जो पृथ्वी से परावर्तित होता है इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण। इस पार्थिव विकिरण को ये गैसें क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती है। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, पार्थिव विकिरण को, पार्थिव विकिरण को अवशोषित करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। और जब ये इस पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेगी, जब ये पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेगी तो क्या होगा, औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी। औसत, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होगी और पृथ्वी के जो औसत तापमान में वृद्धि होती है इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होती है, ग्लोबल वार्मिंग ध्यान रखना ग्रीन हाउस गैसों के कारण होती है। और ग्रीन हाउस गैसें
कहाँ से प्राप्त हो रही हैं, इसके विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, चाहे वो स्रोत आपके उद्योगों से लेकर हो, चाहे धान के खेतों से लेकर हो, विभिन्न प्रकार से ये जुगाली करने वाले जानवरों से भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की गैसें यहाँ पर प्राप्त होती हैं, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या इसकी स्थिति बनती है। तो देखिए यहाँ पर स्लाइड में आप लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरणीय असंतुलन से उत्पन्न समस्याएं। तो पर्यावरणीय असंतुलन से क्या क्या समस्याएं आपकी उत्पन्न होगी। तो पहली चीज तो ध्यान रखें, स्थलीय वातावरण से संबंधित समस्याएं हो जाएंगी स्थल भाग पर, ठीक है। दूसरी वायुमंडल से संबंधित समस्याएं हो जाएंगी, और तीसरी है जैविक वातावरण से संबंधित समस्याएं, जैविक वातावरण से संबंधित समस्याएं। तो यहां पर आप देखेंगे स्थलीय भाग से क्या क्या समस्या होगी, वनों का विनाश होगा, मृदा प्रदूषण होगा, जलीय प्रदूषण होगा, जलीय प्रदूषण हो जाएगा। और अगर हम वायुमंडलीय वातावरण से संबंधित पर्यावरण संतुलन होता है, तो इससे पहली चीज तो आप देखेंगे क्या है, ओजोन छिद्र है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। दूसरा भूमंडलीय तापन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और इसी का परिणाम क्या होगा, अम्लीय वर्षा होगी, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये समस्याएं उत्पन्न करने वाले ये प्रभाव हैं, किन किन प्रभावों से क्या क्या प्रभाव होंगे वायुमंडल में या पर्यावरणीय समस्याओं से, ठीक है। तो पहली चीज, जब ओजोन छिद्र होगा तो प्रवाल जीवों का विनाश होगा, प्लैंकटन घास का नष्ट होना, ठीक है। भूमंडलीय ताप होगा तो समुद्री जल के स्तर में वृद्धि होगी। भाई भूमंडलीय के अगर पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होगी, जो बढ़कर अब 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है, पहले 14 था, 15 तक या उससे ऊपर भी निकल जाएगा धीरे धीरे करके। तो जो बर्फ जमी हुई है ग्लेशियर की फॉर्म में, जो आपके ग्लेशियर के रूप में जो जल जमा है वो पिघलेगा, तो पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में, और समुद्र में जाएगा तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी तो क्या होगा, द्वीप डूबने की स्थिति में आ जाएंगे। तो द्वीपों के जलमग्न होने की स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है आजकल कि जब समुद्र के जल स्तर में निरंतर वृद्धि होगी तो बहुत सारे द्वीपीय देशों के डूबने का खतरा बना रहेगा। अब अम्लीय वर्षा होगी। अम्लीय वर्षा मैंने बताया क्या क्या कारण होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनने के, नाइट्रिक एसिड बनने के या कार्बोनिक एसिड बनने के। तो इससे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा आएगी। दूसरा, मत्स्य उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये ध्यान रखें, ये मेन समस्याएं इससे संबंधित आएंगी, ठीक है। तो पर्यावरण के प्रभाव आप देख सकते हैं, ये प्रभाव किस पर होंगे, स्थल भाग पर भी होंगे, वायुमंडल में भी होंगे, और जैव मंडल पर भी इसके प्रभाव होंगे। और जैव मंडल पर प्रभाव अगर आप देखें तो विभिन्न वनस्पतियों एवं जैव प्रजातियों का विनाश हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, मछलियों के लार्वा नष्ट हो जाएंगे तो मछलियों की प्रजाति संकटापन्न हो जाएगी। आहार श्रृंखला का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई भी खाद्य श्रृंखला के अंदर से कोई भी एक जीव को हम हटा दें तो पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो ये तीनों पर प्रभाव पड़ेंगे, स्थल पर, वायुमंडल पर और जैव मंडल पर भी प्रभाव पड़ेंगे। अब देखिए कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसों के अंदर आती हैं, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैसें। तो ग्रीन हाउस गैसों में आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 गैस आप देख रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की देखिए हम बात करें, CO2 आप देख रहे होंगे, ये कहाँ से हमको प्राप्त होती है, ये जो जैव ईंधन जलाया जाता है, कोयला, तेल और पेट्रोलियम को जब जलाया जाता है जंगलों में लगी आग से CO2 प्राप्त होती है। ग्रीन हाउस गैस है और इसके स्रोत हैं। मीथेन गैस आप देख रहे हैं कहाँ से प्राप्त होगी, तो तेल के रिसने से या पशुपालन से। तो जो जुगाली करने वाले जीव होते हैं, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, उनसे भारी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है। जुगाली करने वाले पशु, मीथेन गैस निकलती है।
नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो यह खेतों व ईंधन के जलने पर निकलती है, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो औद्योगिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों द्वारा ये प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये कुछ ग्रीन हाउस गैसें हैं, कहाँ से उत्सर्जित होती है ये भी है। पर फ्लोरोकार्बन PFC जिसको पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना एल्युमिनियम युक्त इलेक्ट्रॉनिक के पदार्थों से प्राप्त होती है पर फ्लोरोकार्बन। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात करें SF6 बोलते हैं इसको, SF6, तो ये गंधक युक्त ईंधन के दहन से तथा अम्लीय वर्षा के कारण प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रखें, इस तरह से ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब देखिए ये मेन चीज़ है जो इससे संबंधित आपके सम्मेलन होते रहे हैं, उन सम्मेलनों को मैं स्लाइड में लेकर आया हूँ। जितना मैं अभी करा पा रहा हूँ उतना कराता हूँ, लेकिन सारी की सारी स्लाइड आपको मिल जाएगी। तो एक एक स्लाइड में एक एक सम्मेलन के बारे में विस्तार से दिया गया है, उसको आप अपने आप से पढ़ लेंगे, उसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है, केवल सम्मेलनों के बारे में लिखा गया और मेन पॉइंट यहाँ पर लिखे गए। जैसे मानव व पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972। तो 1972 में ध्यान रखना स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर पड़ता है, स्वीडन की राजधानी है। इसमें क्या क्या काम हुए हैं तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा UNO के द्वारा किया गया था। यह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 15 से 16 जून 5 से 16 जून ध्यान रखना 5 से 16 जून 1972 के दौरान किया गया था। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, ध्यान रखना प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा सुधार करते हुए विश्वव्यापी समस्या का निदान करना था, ठीक है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसमें सभी देशों को विशिष्ट जीव जंतुओं और पौधों से संबंधित संरक्षण, मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधों के संरक्षण की बात होती है। तो 1972 के बाद ही आप देखेंगे भारत में क्या किया गया था, भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानून लागू किया गया था। वो कब किया गया था, इसी स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद किया गया था, ठीक है। तो ये सम्मेलन आपका है। तो आप देखेंगे इसी सम्मेलन के बाद भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया था एवं वायु प्रदूषण से संबंधित कानून बनाए गए। इस सम्मेलन में 119 देशों ने पहली बार एक ही पृथ्वी पर सिद्धांत स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का गठन का निर्णय लिया गया और ये 5 से 16 जून के बीच में हुआ। तो इसी वजह से 5 जून को क्या हुआ, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, तो इसमें पहली चीज तो क्या की गई, जीवों के संरक्षण के लिए कानून, जीवों के संरक्षण हेतु कानून, ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, 5 जून को बहुत बार पूछा जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। इस तरह से पॉइंट बना के आप इस स्लाइड से अपने काम की चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस यहां पर। अब देखिए आगे हम बात करें नेक्स्ट, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। इससे पहले ध्यान रखना 1987 में ओजोन सम्मेलन का आयोजन किया गया। ओजोन सम्मेलन 14 सितंबर 1987 को विश्व ओजोन सम्मेलन विश्व ओजोन
सम्मेलन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहते हैं। मॉन्ट्रियल सम्मेलन। और मॉन्ट्रियल क्या है, कनाडा का एक शहर है, कनाडा का शहर। तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर पड़ता है कनाडा का शहर। तो देखिए रियो डी, उसके बाद 1992 में रियो सम्मेलन होता है 1992 में। तो ये पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, अर्थ सम्मेलन। और ये सम्मेलन कब हुआ, 22 अप्रैल को हुआ, 22 अप्रैल को होता है 1982 में, 1992 में। इसी वजह से 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। तो अर्थ डे भी एक मनाया जाता है। ये क्यों शुरू हुआ, क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया 1992 में। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या क्या प्रावधान सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रयास था। इस सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए धारणीय विकास हेतु, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास हेतु इसमें इसे एजेंडा 21, ध्यान रखना, एजेंडा 21 का नाम दिया गया। और यह 4 प्रमुख भागों में बटा हुआ था, 4 प्रमुख भागों में बटा हुआ था। पहला है विकासशील देशों से संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी निवारण, जनसंख्या नियंत्रण को अनिवार्य माना गया, क्योंकि इसके समाधान के बिना पारिस्थितिकी विकास का कार्यक्रम लगभग असंभव था। अब जनसंख्या वृद्धि जितनी ज़्यादा होगी उतने ही प्राकृतिक संसाधनों पर बर्डन होगा, भार पड़ेगा, और जाहिर सी बात है जैव विविधता में कमी आएगी। तो ये मेन कंसर्न था इसको लेकर। पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल दिया गया, जैव विविधता को सर्वेक्षण और संकटाग्रस्त जीवों के संरक्षण पर बल देना। और इस सम्मेलन में 4 महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जो क्रमशः हैं। इस पर क्या क्या 4 निर्णय लिए गए, एक तो तापमान नियंत्रण की बात की गई, एक वन संरक्षण की बात की गई, जैव विविधता की बात की गई, और सतत विकास की बात की गई। तो ये 4 चीज़ें इसके मेन पार्ट थे। ठीक है, तो ये मेन कंसर्न था इस सम्मेलन को लेकर। ठीक है, उसके बाद क्योटो सम्मेलन 1997 के अंदर होता है आपका क्योटो सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल, जिसका सीधा संबंध आप ध्यान रखना किससे है, कार्बन कटौती से इसका संबंध है, कार्बन कटौती। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। सम्मेलन ध्यान रखना है कौन सा सम्मेलन कहाँ पर हुआ, और करंट से जोड़कर ध्यान रखना है आपको। मेनली ये सारा का सारा जो टॉपिक है किससे संबंधित है, समसामयिकी से संबंधित है। और जलवायु और पर्यावरण का जो टॉपिक है ये करंट से ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ों को जोड़ते हुए। तो यहाँ पर देखिए बेसिक चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी कि क्या ओजोन क्षरण होता है, किस कारण होता है, और क्या ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट आपका आता है, जिसका सीधा संबंध किससे है, जलवायु परिवर्तन से है। जलवायु परिवर्तन से सीधा संबंध है, क्योंकि तापमान में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है जिसके कारण निम्न दाब या उच्च दाब के क्षेत्र विकसित होते हैं उनमें भी क्या होगा, बदलाव आपका आएगा। तो ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है। सारे के सारे सम्मेलन जो अभी तक हुए हैं वो स्लाइड की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। बाकी करंट से जोड़कर आपको स्लाइड दर स्लाइड सारा का सारा पढ़ना है। बस इतना ही मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, इससे ज़्यादा इसमें आपको आवश्यकता नहीं है जानने की। तो पर्यावरण से संबंधित लगभग सारा पार्ट आपका मैंने यहाँ पर कवर करा दिया। तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्लाइड में आपको पूरी अवेलेबल कराऊंगा, उसमें सारा कुछ आप पढ़ लेंगे अपने आप से और नोट्स बना लेंगे। तो धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।